मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अब पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लाइट के दो लॉज को स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं और इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो फेट सिमुलेशन है। हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिससे हमने लाइट जो है वो डाली और हमारे पास दो मीडियम है, ऊपर जो है वो वाटर है और नीचे एयर है। तो क्या हुआ, हमने पहले देखा था कि लाइट जो है जब इस मीडियम की बाउंड्री पे होगी तो क्या होगा कि लाइट कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट की जो वापस बाउंस बैक कर गई, और कुछ एयर में दाखिल हो जाएगी, इंग्रेस कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी आर के साथ। तो जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसमें कि लाइट जो है वो पानी से बाहर नहीं निकलेगी, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इस सिनेरियो में अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अगर उसको हम देखें तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये गूगल की डेफिनेशन है और इसमें ये बताया गया है कि आप अगर किसी भी मटेरियल पर लाइट डालें, जिस तरह कि हमने ग्लास पे लाइट डाली, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और उसी मटेरियल में रहेगी, और उसके साथ साथ उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों सेम होंगे और वो एक प्लेन में ही लाइट जो है वो नज़र आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने लाइट सोर्स जो है वो डाली और लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। तो एंगल हम मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ, ये जो डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, ये नॉर्मल है। तो इसके साथ अगर आप ज़ीरो के साथ ये एंगल मेजर करें तो तकरीबन 60 का है, और अगर मैं इसको पूरा 60 ही कर दूँ तो ये 60 का एंगल है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे तो आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पूरा फुलफिल हो रहा है, यानी वो ठीक इस पर काम कर रहा है। इस तरीके से ये एक ही डायमेंशन है, यानी एक ही डायमेंशन का मतलब ये है कि ये एक ही प्लेन में है। यहाँ से अगर हम एक्स और वाई प्लेन लें तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी एक्स और वाई प्लेन में है, वो जेड प्लेन में नहीं है, वो बाहर आती हुई हमें महसूस नहीं हो रही। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो मेरे पास दो टूल्स और हैं, एक इंटेंसिटी है और एक टाइम है। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी देखते हैं कि क्या इंटेंसिटी में कोई फ़र्क पड़ा। यहाँ पर 100% इंटेंसिटी है जो लाइट आ रही है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो 100% लाइट की इंटेंसिटी है। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई या वो दूसरे मटेरियल में नहीं दाखिल हुई। तो जितनी भी इंटेंसिटी थी वो सारी की सारी आगे रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम टाइम, इसकी जो वेव फॉर्म है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये वेव फॉर्म है, मैं इसको अगर वेव की फॉर्म में लें तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो अगर आप लाइट को देखें तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि लाइट जो है वो क्रस्ट एंड ट्रफ्स का एक मजमूआ है। साइनोसॉइडल होती है, वेव फॉर्म में होती है, साइनोसॉइड की फॉर्म में, और इसमें क्रस्ट जो है वो ऊपर वाली जो पीक्स होती हैं और ट्रफ्स जो है वो नीचे वाली पीक होती है। तो जो ऊपर वाली पीक है वो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, जो नीचे वाली पीक है वो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव है। अब मैं यही दूसरी तरफ लगाऊंगा बिल्कुल वहीं पर। तो आप अगर ये देखें तो ये दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं, और मैं इसको साइड पर करूँगा, आप देखें आपको एक और वेव नज़र आएगी। ये दोनों वेव्स ऊपर नीचे ओवरलैप कर रही हैं और ये बिल्कुल ऊपर नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की शिफ्ट जो है वो लाइट में नहीं आती। लाइट अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं करती। किसी किस्म की फेज़ की शिफ्ट जो है वो लाइट में रिफ्लेक्शन के दौरान नहीं आती। अगर आपको मेरी बात ये सही तरीके से समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट क्या होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो अब आप देखिएगा, ये हमारी सोर्स वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो अब आप देखें कि एक तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो उसकी इंटेंसिटी देखें कम हो गई है। अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये आप से भी देख सकते हैं कि जो आपकी है इंटेंसिटी वो 17%, आप पीक देखें इसकी कम आ गई है नीचे,
ये जो गहरी और छोटी वेव आपको नज़र आ रही है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर मैं इसको, और आप वो जो सोर्स वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो 100% है। ठीक है जी, ये सोर्स वेव है आपकी, इसकी इंटेंसिटी 100% है। तो आपने देखा कि जैसे ही रिफ्रैक्शन होनी शुरू हुई तो एक तो इंटेंसिटी कम हुई, दूसरा आपने कुछ और महसूस किया, वो ये कि इस वेव फॉर्म आ रही, और यहाँ पर आप इसकी जो, अगर आप इसकी शेप देखना चाहते हो तो ये एक साइनोसॉइडल वेव है। और अगर आप साइनोसॉइडल वेव में देखें तो जो रेड कलर के हैं वो टॉप पीक्स हैं, ऊपर वाली पीक्स हैं जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली ब्लैक कलर की हैं वो निचली पीक्स हैं जिसको हम ट्रफ कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक साइनोसॉइडल वेव जो है वो बन जाती है। अगर आप रिफ्लेक्टेड वेव को देखें तो वो भी आपको एक साइनोसॉइडल ही नज़र आएंगी, और ये जो साइनोसॉइडल है ये तकरीबन मैच कर रही हैं। ये डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ पर मेजरमेंट में ले रहा हूँ। पर अगर आप देखें तो आपको बीच में एक और साइनोसॉइड नज़र आ रही है, और ये साइनोसॉइड जो है ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव की है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें आपको थोड़ा सा टाइम डिले नज़र आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि हम मेजरमेंट कहाँ पर ले रहे हैं। अगर हम मेजरमेंट को चेंज कर देंगे तो ये टाइम डिले कम हो जाएगा, और अगर मेजरमेंट को ज़्यादा कर देंगे, कहीं और ले जाएंगे तो टाइम डिले ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं ये देखें ये टाइम डिले अब इनमें ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब हम अगले लॉ की तरफ आते हैं, और वो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही मैंने एंगल इसका बढ़ाया तो ये हमारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वेव जो है अगर आप देखें तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में आ रही थी, और यहाँ पर ये एक्सपैंड कर गई, थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर थी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर हैं, और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। तो यहाँ पर एयर जो है उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही थी मॉलिक्यूल से, लाइट की जो वेव है, और यहाँ पर कम मिल रही थी। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा 100% इंटेंसिटी है, 88% रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि रिमेनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 11% जो है इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, और 88.79% जो है इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है जी। अब अगर हम एक और लॉ देखें जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर आप, मैं आपको यहाँ से, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है, और वहाँ पर वेव जो है वो जो एंगल बना रही है इसको, वो ये रिफ्लेक्शन इस तरफ वो हो रही है, क्योंकि वेव आ वाटर से रही है और जा एयर में रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा और ये इंसिडेंस एंगल होगा। तो इंसिडेंस एंगल अगर θ1 है आपके पास, और n1 जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और आपके पास रिफ्लेक्शन एंगल θ2 है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि n1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ1 इक्वल टू n2 साइन ऑफ θ2। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन चारों चीज़ों में से 3 चीज़ें दी गई हों और एक चीज़ नामालूम हो, तो आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर लें, जिस तरह अब हमने यहाँ पर एक मिस्ट्री एलिमेंट यूज़ किया, और अब आपको नहीं मालूम कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, तो क्या आप मालूम नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हैं। देखें n1 क्या है, n1 है 1.33, ठीक है जी, n1 1.33 साइन ऑफ θ1 क्या है यहाँ पर? अगर आप ये इंसिडेंस का एंगल मालूम करें तो ये तकरीबन 35, ये 40 के करीब आ रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल 40 के करीब जो है ना आपके पास इंसिडेंस एंगल आ रहा है। अच्छा जी, आपके पास जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो तो 30 के करीब आ रहा है। ये देखें, ये नॉर्मल के साथ 30 के साथ, तो आपके पास θ1 भी है, θ2 भी है, n1 भी है,
तो अब आपने सिर्फ n2 जो है वो मेजर करना है और वो आप बड़े इजीली इक्वेशन पे डाल के उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ये देखेंगे, ये मैंने एंगल्स भी शो करवा दिया। आपके पास इंसिडेंस एंगल जो है 40 के करीब है और ये जो है आपके पास 38 के करीब है। तो θ1 जो है वो 40 है, θ2 38 है, n1 1.33 है और n2 जो है वो एक अननोन है। तो आपके पास आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और टूल भी है, हम उसको भी देख लेते हैं और वो टूल है स्पीड का। ठीक है, मैं उसको ये फॉर्म में जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम c कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को c कहते हैं। तो ये जो रे है ये 0.75 c है, यानी स्पीड ऑफ लाइट को 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसकी स्पीड है। और ये जो रिफ्रैक्टिव रे है ये 0.71 के करीब जो है वो इसकी स्पीड ऑफ लाइट बनती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एंगल पे ले जाऊँ जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट भी हो, बल्कि मुझे इसका भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप देखें तो हमारे पास ये देखें कि रिफ्रैक्टिव एंगल्स जो हैं वो दोनों सेम हैं, 30.5 और 30.5 इस तरह। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ एरे है, ये जो आपके पास लाइट की वेव आ रही है, ये 0.75 c है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें रिफ्लेक्टेड जो है वो कितनी है, 0.75 c, यानी उतनी स्पीड से जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसी मीडियम में, तो जो यहाँ से आएगी वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर लाइट जो है उसकी स्पीड बढ़ गई है, इसकी वजह कोई बता सकते हैं? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम था, मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा थे, करीब थे, कंप्रेस्ड फॉर्म में थी, तो यहाँ पर स्पीड कम ही होनी थी। एयर में मॉलिक्यूल्स दूर है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे 0.75 स्पीड थी, तो आपके पास जो है यहाँ पर 1c होगी। इसी तरीके से अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और कम करता जाऊँ, अच्छा मैं यहाँ पर तो नहीं कर सकता, पर अगर मैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूँ, मैं इसको ग्लास पे ले जाऊँ, ठीक है जी। अब आप ऊपर देखें स्पीड क्या होगी, 0.75 से भी कम होगी, 0.67 होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ गया, डेंसर मटेरियल और ज़्यादा डेंस हो गया। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर उतनी की उतनी रही, 1 रही। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.6 है। क्यों? क्योंकि ये एक ही मटेरियल है, जहाँ जो फ्रिक्शन या जो इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है, लाइट को यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से आप स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फार्मूलों में आप स्पीड ऑफ लाइट से भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं बड़े ईजीली। और आखिर में अब मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताऊँगा, वो ये कि अगर आप मुख्तलिफ पैटर्न्स देखना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के, तो वो आप मुख्तलिफ शेप से देख सकते हैं। मसलन ये एक मेरे पास ट्रायंगुलर ग्लास है और मैं यहाँ पे लाइट बेंडिंग देखना चाहता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर लाइट जो है वो गई। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना शुरू करूँ तो क्या हुआ कि लाइटर मोड से इस तरफ गई लाइट डेंसर मोड में, तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड हो गई। ये देखिए, नॉर्मल ये था, तो लाइट को जाना तो ये चाहिए था, सीधा रास्ता जाना चाहिए था, ठीक है, पर क्या हुआ, लाइट जो है वो बेंड हो गई। उसके बाद अब लाइट जो है क्या हुआ, डेंसर मोड से लाइटर मोड की तरफ जा रही है, तो क्या हुआ, ये अब जो आपका नॉर्मल है उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर ये नॉर्मल के पास जाना चाहती तो ये इस तरफ घूमती, पर आपका नॉर्मल ये है सेकंड सरफेस का, तो उस लाइट जो है वो उससे दूर चली गई, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, लाइटर मीडियम में जा रही थी। ठीक है, हम जब छोटे होते थे तो हम इसको ऐसे याद करते थे कि डेंसर और रेयर, तो डेंसर का डी और आर का, रेयर का आर, तो डर की वजह से लाइट दूर चली जाती है नॉर्मल से। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं, डी और आर, डेंसर रेयर, तो ये डर जाती है, लाइट डर जाती है। इसी तरीके से अगर हम और कोई मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसको बल्कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर ये इसके अंदर में चेंज करूँ
ये देखें, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। कहाँ पर हो रही है जी? यहाँ पर मैक्सिमम लाइट अंदर दाखिल हो रही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ है, जो हमने पढ़ा था, जो हमने पहले इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था। और जब यहाँ पर आए तो क्या हुआ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होती है। क्यों? क्योंकि एंगल, क्रिटिकल एंगल पे लाइट जो है वो स्ट्राइक की है, तो उस वजह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, देखिए, तो आपको ये डायरेक्शन सारी चेंज होती नज़र आएगी, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इसको एंगल चेंज कर दूँ तो फिर आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन हो रही पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही। तो जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज करूँगा, ये देखें यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही। ये ऐसा एंगल बना कि जहाँ पर अगर ये एक डायमंड है, ये एक डायमंड है, ये भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और मैं यहाँ से लाइट अगर इस तरह करूँगा, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी आँख यहाँ पर, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आपको यहाँ से एक स्पार्कल लाइट निकलती हुई नज़र आएगी, आपको स्पार्कल नज़र आएगा। आप समझेंगे कि हीरा जो है वो चमक रहा है, एक्चुअली वो लाइट जो है वो बाहर आ रही है। इसी तरीके से हम और भी आगे ले सकते हैं शेप्स। ठीक है जी, मैं और शेप ले लेता हूँ। ये एक मैंने शेप ले ली। आप देखें कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ तरीके से देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इन दोनों को अगर मैं रीसेट कर दूँ और फिर मैं एक और यहाँ पर हम, तो अब आप देखें रिफ्लेक्शन देखें, और यहाँ पर आप देखें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मुख्तलिफ, आप एयर के बजाय वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाहर वाला आपका मटेरियल है, आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं एयर कर देता हूँ। इस तरीके से मल्टीपल लाइट बीम्स भी ले सकते हैं और उनके थ्रू आप रिफ्लेक्शन जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। बेसिक सारी आपको मालूम हो चुकी हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें शेप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप सर्कल पहले लगा सकते हैं और सर्कल लगा के फिर एंगल पर मुख्तलिफ देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कहाँ पर किस तरीके से जा रही है। तो ये एक प्रिज्म के तौर पर भी काम कर सकता है। आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और फिर वो लाइट जो है वो मुख्तलिफ, ये जब प्रिज्म उसको सेपरेट कर रहा है मुख्तलिफ कलर्स में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके और चीज़ें देख सकते हैं।